नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पे। करंट अफेयर्स का आज दिन है, संडे को हम लोग करंट अफेयर्स वीकली कवर करते हैं। तो वीकली करंट अफेयर कैप्सूल में आज हम लोग 25 मई से लेकर जून 1 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं के क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल्स को भी समझेंगे। जिन्होंने अभी तक पिछले मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स नहीं देखे, वो मेरे चैनल के नीचे अलग से जो प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स की, उसमें वो देख सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी तीन चार लेक्चर ऑलरेडी पिछले वीक्स के अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री यानी कि यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने चंबा सुरंग का उद्घाटन किया, चंबा टनल का उद्घाटन किया, इनॉग्रेट किया है इसको। यह किस राज्य में स्थित है? इट इज़ सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा उत्तराखंड और चौथा सिक्किम। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है इसका थर्ड वन, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में चंबा सुरंग का ये उद्घाटन किया गया। ये क्यों किया गया आगे हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन तब तक देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस सरकारी एप्लीकेशन को ओपन सोर्स कर दिया है? ओपन सोर्स कर दिया है, ये एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है, इसको हम समझेंगे कि इसके क्या मायने हैं। फिलहाल क्वेश्चन है ओपन सोर्स किस सरकारी एप्लीकेशन, गवर्नमेंट एप्लीकेशन को किया गया है? पहला भीम एप्लीकेशन, उमंग एप्लीकेशन, डिजी लॉकर और आरोग्य सेतु ऐप। तो सही आंसर क्या है? आरोग्य सेतु ऐप, इसे ओपन सोर्स कर दिया गया है। देखिए, जो भीम ऐप है आपको पता होगा, ये यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। एक तरह से आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किसी को भी जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरा उमंग एप्लीकेशन है। उमंग एप्लीकेशन के अंदर सभी प्रकार की जो भी सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनके सभी के एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन के अंदर है। आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे इंस्टॉल भी कर सकते हो। डिजी लॉकर भी एक सरकारी एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप अपने जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसको करने का फ़ायदा ये होता है, इन फ्यूचर कभी आपको किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट लगता है तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से फुल प्रूफ है। और आरोग्य सेतु ऐप आपको पता ही है कि इस समय कोविड-19 का संकट चल रहा है। सरकार सभी कोविड-19 जो सस्पेक्ट हैं उनकी जो है एक तरह से नेविगेशन के थ्रू जो है पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे आसपास के एरिया के लोगों को पता रहे कि आपके संपर्क से कितना दूर है कोविड-19 पेशेंट। तो ये बात थी। आगे देखते हैं इनके और भी डिटेल जो इम्पोर्टेंट है। आरोग्य सेतु बिकम्स ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसको कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, इसके प्रोग्रामिंग को भी मैनिपुलेट कर सकता है, और जो है ये उतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट एप्लीकेशन नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या है, ये ओपन है क्योंकि इसके अंदर सभी की आपको जो है सबका डेटा शेयर किया जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे ओपन सोर्स कर दिया है। जो ओपन सोर्स एप्लीकेशन नहीं होती हैं उस पर ऑनर जो होते हैं, जो भी प्रॉपर्टियर होते हैं उसके, उनके पास पूरी तरह से एक्सेस होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है ये सबके लिए आम है, सबके लिए ओपन है। क्लियर है? और बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो हमने देखा था, नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स टनल अंडर चार धाम परियोजना इन चंबा। तो चंबा टनल का जो ये उद्घाटन किया गया है, एक्चुअल में उत्तराखंड के अंदर चार धाम परियोजना चल रही है। चार धाम यहाँ पर कौन सा वाला कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये चार जो हिंदू तीर्थ स्थल हैं, इनको आपस में सड़क मार्ग से जोड़ने का एक कार्यक्रम चल रहा है। तो हाईवे के माध्यम से इन्हें जोड़ा जाएगा। तो इस बीच में जहाँ जहाँ टनल की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि ये चारों जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, ये केदारनाथ, ये हिमालय की चोटियाँ हैं, इनको कनेक्ट करना आपस में बहुत मुश्किल काम है, इसलिए वो टनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो चार धाम जिस सड़क से इन्हें जोड़ा जा रहा है उसे चार धाम हाईवे या नेशनल हाईवे नंबर 94 भी कहा जाता है। क्लियर है? तो इसके बारे में ये डिटेल था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईएनएस डैश में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की नींव रखी गई। मतलब कौन से आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिपयार्ड जो होती है, जो आपको पता होगा, जो जहाज़ होती हैं नेवी की, भारतीय नेवी की, वो हमारे लड़ाकू जहाज़ होती हैं या पेट्रोलिंग वेसल्स होती हैं। पेट्रोलिंग मतलब जो पेट्रोलिंग करती हैं। तो इनमें से कौन सी आईएनएस में
अग्निप्रस्थ की नींव रखी गई। अग्निप्रस्थ एक प्रकार का मिसाइल पार्क है। तो आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कलिंग या आईएनएस कोलकाता। सही आंसर इसका क्या है? थर्ड वन, आईएनएस कलिंगा। क्या है आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की रिसर्च संस्था ने विश्व की उच्चतम डेटा स्पीड इंटरनेट पर हासिल किया? हाईएस्ट डेटा स्पीड मतलब फास्टेस्ट डेटा स्पीड किसने हासिल किया? किस देश की संस्था ने? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड चाइना। सही आंसर इसका है ऑस्ट्रेलिया। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए, ये है आईएनएस कलिंगा। आईएनएस कलिंग में रखी गई मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला है। मिसाइल पार्क क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होगा, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी या मिसाइल से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसका एक तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन होगा इस पार्क में। तो इसी तरह की बातें, मिसाइल्स की जानकारी दी जाएगी। तो ये आईएनएस कलिंग में इसकी आधारशिला रखी गई है। आगे देखते हैं जो अगला न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स अचीव वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड। मतलब अब तक की जो इंटरनेट स्पीड है उसमें सबसे तेज जो स्पीड प्राप्त की है वो ऑस्ट्रेलियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्राप्त की। इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? स्विनबर्न एंड RMIT यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव सक्सेसफुली टेस्टेड एंड रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट डेटा स्पीड। द रिसर्चर्स अचीव्ड दिस फ्रॉम अ सिंगल ऑप्टिकल चिप केपेबल ऑफ डाउनलोडिंग 1000 हाई डेफिनेशन मूवीज। मतलब समझ रहे, स्प्लिट सेकेंड में, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर 1000 HD मूवीज़ को इसने डाउनलोड किया। ये अब तक का सबसे तेज माना गया है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने संबंध तोड़ लिए हैं? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है, आपको पता ही होगा। पहला आंसर क्या है इसका? यूएसए, ब्राज़ील, यूके एंड चाइना। सही आंसर इसका क्या है? यूएसए। सबको पता है कि यूएसए जो है इस समय कोविड-19 का जो ये प्रसार हुआ है कोरोना वायरस का, इसके लिए उसने चीन को ब्लेम डायरेक्टली किया हुआ है। और ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि उसका मानना है कि WHO ने भी चीन की इस तरह से सीक्रेटली जो भी उसने किया, WHO ने उसका सहयोग किया या उस पर एक्शन नहीं लिया। इसलिए WHO से यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प वो नाराज़ हैं और WHO में सबसे पहले उन्होंने फंडिंग रोकी थी। फंडिंग रोकने के बाद उन्होंने अब ऑफिशियली उससे हर तरह के रिलेशनशिप को विड्रॉ कर लिया है। साथ ही एक और देश है ब्राज़ील, वो भी प्लान कर रहा है WHO से अपने आप को अलग करने का। हो सकता है नेक्स्ट वीक ये आपको देखने को मिले। WHO की बात करते हैं। WHO का स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट ने 1050 करोड़ रुपए की लोन सैंक्शन किया है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। सही आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। क्या है न्यूज़, आगे समझते हैं। इस न्यूज़ को तो हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, इसको देखते हैं। नाबार्ड सैंक्शंस 1050 करोड़ क्रेडिट सपोर्ट टू वेस्ट बंगाल। ठीक है, किस लिए? जाहिर सी बात है, नाबार्ड जब भी किसी क्षेत्र को लोन देता है तो उसका मुख्य फोकस क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट। क्या? रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास। कैसे गांव को विकास के मार्ग पे लाया जाए। तो ग्रामीण विकास के लिए क्या होता है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है? फार्मिंग सेक्टर यानी कि कृषि, नॉन फार्मिंग सेक्टर में भी किया जाए, जैसे फिशरीज़ हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, या छोटे मोटे जो उद्योग हो गए, जिससे गांव के स्तर को बढ़ाया जा सके। तो जब भी यहाँ पर लोन की ज़रूरत होती है, नाबार्ड इस तरह की गतिविधि को आगे बढ़ाता है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि रूरल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। नाबार्ड का स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके अभी जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इनके जो चेयरमैन है वो हर्ष कुमार भानुवाला थे, उनको रिप्लेस किया है चिंताला जी ने किया। रज्जू चिंताला जी, उन्होंने इसको रिप्लेस किया, जो हमने पिछले वीक हमने कवर किया था। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड, ये एंड है, एंड गायब हुआ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? ये अभी चर्चा में रहा है, एग्जाम में ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हालांकि ये करंट से है। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, RBI के गवर्नर या फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव। तो कौन करता है? सही आंसर इसका है क्या? वित्त मंत्री। अब ये FSDC क्या है, आगे देखेंगे। हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को हाईवेज
को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन रुपए का ऋण दिया है। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। देख लेते हैं इस न्यूज़ को। देखिए एफएसडीसी क्या है? ये एक प्रकार का काउंसिल है, केंद्रीय काउंसिल है एफएसडीसी। इसकी अभी 22वीं बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। देखिए एफएसडीसी क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है। इसके अंदर जो मेंबर होते हैं कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? वित्त मंत्री होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कुछ भी होगा वो इसका एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होता है। मेंबर और भी कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर, इरडा के गवर्नर, इरडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके गवर्नर, सेबी के जो चीफ होते हैं वो होते हैं, साथ ही प्रोविडेंट फंड रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी, पीएफआरडीए के भी चीफ होते हैं। तो ये जो सारे के सारे जो भी क्या कहते हैं रेगुलेटरी के चेयरमैन होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि देश की वित्तीय स्थिति को कैसे स्थायित्व दिया जाए, स्टेबल किया जाए, साथ ही साथ डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए। क्योंकि ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिल के एक कॉमन गोल जब तक नहीं रखेंगे तब तक सब अलग अलग दिशा में भागेंगे। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यही इसका उद्देश्य है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये नाबार्ड के बारे में हमने देख लिया था। एडीबी अप्रूव्स यूएसडी यहाँ पे मिलियन रुपए की जगह वो डॉलर था, 177 मिलियन डॉलर का लोन दिया है किसको? महाराष्ट्र के लिए, ताकि वो अपने स्टेट हाईवेज तथा जो रूरल रोड्स हैं उनको अपग्रेड कर सके। ठीक है, 450 किलोमीटर तक की इनकी लेंथ होगी। ये वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये कि किस राज्य में ये किया गया है। तो किस राज्य को दिया गया है? राज्य सरकार महाराष्ट्र को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी जेगल ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है जिससे शॉर्ट नहीं स्मॉल है, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। मतलब एसएमई जो सेक्टर है, हमने लास्ट लेक्चर को में भी कवर किया था मीडियम एमएसएमई सेक्टर को। एमएसएमई सेक्टर क्या होता है? सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योग जो होते हैं उनको एक समूह के रूप में एमएसएमई कहा जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का एक लिमिट होता है। जैसे माइक्रो स्केल की इंडस्ट्री जो होती है वो 1 करोड़ का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, 5 करोड़ का सालाना टर्नओवर होना चाहिए। स्मॉल में क्या होता है? 10 और 50 का है। और उसमें मीडियम में क्या है जो है 20 और 100 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का वो क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पेमेंट में आसानी हो सके, इसके लिए जेगल ने किस कंपनी के साथ एक पेमेंट सुविधा लॉन्च किया है? मास्टर कार्ड, इंडियन रुपए, मैस्ट्रो या वीज़ा? सही आंसर क्या है? वीज़ा के साथ उन्होंने टाइप किया ताकि इन सेक्टर को वो पेमेंट की सुविधा आसानी से उपलब्ध करा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सीएम इनॉग्रेट श्रम सिद्धि अभियान टू प्रोवाइड जॉब्स टू लेबरर्स। आपको पता है कि इस समय माइग्रेंट लेबर का क्राइसिस चल रहा है। प्रवासी मजदूर जो अलग अलग शहरों में गए थे वो रिवर्स माइग्रेशन उनका हुआ है, अपने गांव वापस आए हैं। तो उनको स्थानीय क्षेत्र में के आसपास उनके लोकली उनको जॉब्स प्रोवाइड करना चीफ मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी बन गई। तो उसी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश सीएम ने श्रम सिद्धि अभियान की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के सीएम ये हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्हें प्यार से मामा लोग कहते हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी कौन है? लालजी टंडन जी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ये कुछ अदर इन्फॉर्मेशन थी। हाल ही में राजनेता श्री अजीत जोगी जी का निधन हुआ है। वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। सही आंसर क्या है इसका? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को इनका गठन हुआ था छत्तीसगढ़ के। तो पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? अजीत जोगी जी। ये कांग्रेस से संबंध रखते थे, हालांकि बाद में इन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया था, एक नई पार्टी अपनी बनाई थी। ये पहले ब्यूरोक्रेट्स भी रह चुके हैं। ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट भी थे ये, और ये अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो छत्तीसगढ़ उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 1914 को हुआ था।
उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जब ऐसे रिलेटेड कुछ घटना हो जाएगी तभी पूछा जाएगा। तो अभी ये छत्तीसगढ़ के पहले सीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, श्री अजीत जोगी। हाल ही में किस राज्य ने खेल क्षेत्र को उद्योग का दर्जा ग्रांट किया है? मणिपुर, असम, मिजोरम एंड केरल। सही आंसर इसका क्या है? मिजोरम। क्या है ये न्यूज़, देख लेते हैं। देखिए ये अजीत जी की तस्वीर है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। मिजोरम ग्रांट्स इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम, जिसकी राजधानी आपको पता ही है क्या है, आइजोल है। मिजोरम जो है नॉर्थ ईस्ट में, ये म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है, म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है मिजोरम। हैज़ अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट, मतलब उसने अभी स्पोर्ट जो का दर्जा दिया। देखिए स्पोर्ट के इंडस्ट्री का जो दर्जा दिया है, इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए जो सहूलियत और सुविधाएं उद्योग को सरकार के माध्यम से दिया जाता है, अब वही सहूलियत और सुविधाएं स्पोर्ट्स सेक्टर को भी मिलेगा इस राज्य के माध्यम से। जो भी पॉलिसीज़ बनेंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि स्पोर्ट्स यानी खेल अब एक उद्योग का दर्जा प्राप्त कर चुका है। मिजोरम, जिसकी कैपिटल हमने बताया आइजोल, इनके गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई, और चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। क्या नाम है उनका? जोरामथंगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर, ये किलोमीटर है, कम नहीं है, किलोमीटर लंबी हर्बल रोड बनाने का निर्णय लिया है? ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो ये मेरे राज्य उत्तर प्रदेश ने ये ऐसा निर्णय लिया है। ये हर्बल रोड क्या है बताते हैं। इसमें जो 800 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, इसके दोनों ओर जो वृक्ष लगाए जाएंगे वो हर्बल क्वालिटी होंगे, मतलब समझ रहे हो ना, मेडिसिन उनकी क्वालिटी होगी। उनके अंदर जैसे कि नीम हो गया, नीम भी एक तरह का हर्बल माना जाता है। इसके अलावा और भी जो वृक्ष होते हैं जो हर्बल क्वालिटी के होते हैं, वो सारे के सारे लगाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप है, इससे क्या होगा, ये फ़ायदा मिलने वाला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम आपको पता ही है, श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका अभी हाल ही में कल 5 जून को इनका बर्थडे भी था, इनका जन्मदिन भी था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी, जो कि पहले गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हाल ही में ताक इंग वेन ने किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिया है? साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग या लाओस? सही आंसर क्या है? ताइवान। देख लेते हैं न्यूज़ को। ये देख, ग्रेट इनिशिएटिव, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जो है ये रिपोर्ट है। ग्रेट इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश टू गेट 800 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ हर्बल रोड्स सून। ठीक है, तो ये बारे में हमने बता ही दिया। देखो ताइवान प्रेसिडेंट साई इंग वेन बिगिंस हर सेकेंड टर्म, उन्होंने अपना सेकेंड टर्म की शुरुआत की। ताइवान कहाँ पर है अगर हम ध्यान दें? ये चाइना के अंतर्गत आता है। चाइना, देखिए इसके बारे में इसका एक लंबा से इतिहास है। ये रहा जो है चाइना के नीचे साउथ में ये ताइवान छोटा सा एक देश है, और जो है ताइपाई इसका राजधानी है। ये क्या है समझते हैं थोड़ा सा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ये जो ताइवान है, ये चाइना इसे अपना क्षेत्र मानता है, जबकि ताइवान उसे अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है। बहुत सारे देशों को चाइना ने ये धमकी भी दी है कि अगर ताइवान के साथ उसने अलग से सेपरेट कोई रिलेशनशिप रखेंगे तो चाइना के साथ उसके रिलेशनशिप बेकार हो जाए। भारत ने ताइवान को एक देश के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी है, क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी को ही इंडोर्स करता है। चाइना, जैसे कि आपको बता दें, एक हांगकांग है, हांगकांग हो गया, मकाओ हो गया, और ये ताइवान हो गया। यहाँ को लेकर विवाद चल रहा है। हांगकांग और मकाओ जो कि एक यूरोपियन टेरिटरी हुआ करते थे, हांगकांग पर ब्रिटिश का कब्जा था और मकाओ पे पुर्तगालियों का कब्जा था। जब ये वापस जाने लगे तो इन्होंने हैंड ओवर कर दिया चाइना के गवर्नमेंट को। तो हांगकांग और मकाओ में वहाँ की स्थानीय सरकार होती है, लेकिन ये देश के रूप में, समझ में आ रहा है, देश के रूप में चाइना को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए चाइना ने एक पॉलिसी शुरू की थी, वन कंट्री टू सिस्टम। समझ में आ रहा? वन कंट्री टू सिस्टम मतलब देखो, चाइना में अपना जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, हांगकांग का अपना जो है सिस्टम अलग है, वहाँ का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अलग है, मकाओ का अपना गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन देश के रूप में वो वन कंट्री को ही सपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में हांगकांग पर
एक जो है कानून बनाया चाइना के सरकार ने, जिसका वहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये सब वहाँ पर इस समय तामझाम चल रहा है। चाइना पूरी तरह से घिर चुका है अपने लोकली लोगों के बीच में कोरोना वायरस को लेकर। इसीलिए क्या कर रहा है, वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है। वो अपने लोगों को बताना चाह रहा है कि चाइना को जो है अपना एग्रेसिव अप्रोच, जब भी चाइना घरेलू क्षेत्र में घिरता है तो वह एग्रेसिव अप्रोच अपनाने लगता है। इसी कड़ी में देखो, उसने भारत के जो गलवान वैली है लद्दाख में, वहाँ पर भी उसने घुसपैठ करने की कोशिश की ताकि विश्व का ध्यान यहाँ पर चला जाए, लोगों का ध्यान यहाँ चला जाए। ये पुरानी स्ट्रेटजीज होती है सभी सरकारों की। जब भी वो लोकली, जब भी, मैं सभी सरकारों का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, जब भी वो लोकली किसी मुद्दे पर गिरते हैं तो वो इंटरनेशनली लेवल पर वो क्या, नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात है। तो हांगकांग वन कंट्री टू सिस्टम को जो है एक्सेप्ट करता है, मकाओ करता है, लेकिन ताइवान उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ताइवान टू कंट्री टू सिस्टम में यकीन करता है कि वो अपने आप को अलग कंट्री ही मानता है, जबकि चाइना उसे अपना एक प्रांत मानता है। ठीक है, तो ये विवाद था, आपको बता दें। अभी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला भारत के स्टैंड में, क्योंकि पहली बार जो ताइवान की ये प्रेसिडेंट की ओथ सेरेमनी थी, यानी शपथ ग्रहण था, उसका वर्चुअल जो है, एक तरह से वर्चुअल मतलब समझ रहे हैं, ऑनलाइन जो है हमने उपस्थिति दर्ज कराई। हमारे भारत के 2 बीजेपी के एमपी थे, एक मीनाक्षी लेखी जी थी और एक और कौन थे याद नहीं आ रहा है। तो 2 बीजेपी के एमपी ने उसे वर्चुअली अटेंड किया। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। हालांकि चाइना ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं दिया, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जब तक विदेश मंत्री या प्राइम मिनिस्टर इसको अटेंड नहीं करते हैं, तब तक वो चाइना इस पर कोई खास आपत्ति नहीं दर्ज कराएगा। लेकिन हमारा ये स्टैंड हमने थोड़ा सा चेंज किया, दिखाने के लिए चाइना को, अगर हमारे मामलों में इंटरफेयर होगा तो हम वहाँ पर ताइवान में भी इंटरफेयर कर सकते हैं। समझ में, ये टैक्टिक्स होती हैं। आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में किस महिला एथलीट को विश्व की सबसे ज़्यादा, मतलब हाईएस्ट पेड, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट के रूप में चुना गया है? सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, नाओमी ओसाका या मारिया शारापोवा? तो ये नाओमी ओसाका जी हैं। ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने अभी सेरेना विलियम्स को बीट किया है। अब ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पेड एथलीट हो चुकी हैं विमेन। अगला क्वेश्चन, अरे यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर मिट गया है। क्वेश्चन ये है, हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय यानी माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री, आदिवासी कल्याण मंत्रालय यानी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो सही आंसर इसका क्या है? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। देखते हैं क्या है ये। तो हमने देखा था ये नाओमी ओसाका जी हैं। इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। इस समय ये विश्व की नंबर 1 प्लेयर बन चुकी हैं और इस समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये महिला एथलीट बन चुकी हैं। हुनर हाट क्या है देखते हैं। देखो, हुनर हाट टू मेक अ कम बैक सेप्टेम्बर 2020 आफ्टर अ गैप ऑफ ओवर मंथ्स ड्यू टू कोविड-19। देखिए, माइनॉरिटी अफेयर जो मिनिस्ट्री है, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय है, उनके केंद्रीय मंत्री हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। इनके माध्यम से, इस मंत्रालय के माध्यम से प्रत्येक वर्ष हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। ये हुनर हाट क्या है? दिल्ली के अंदर क्या होता है, जो अल्पसंख्यक के अंदर किसी भी तरह की जो कलात्मक एक्टिविटीज़ है, मतलब जो उनका आर्ट है या आर्टिस्टिक जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि कोई अच्छा स्केच कर लेता है, कोई कुछ भी, जो भी आप समझ रहे हैं, जो उनके पास क्रिएटिविटी होती है, उसको प्रमोट करने के लिए ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया जाता है, हुनर हाट, जो कि सितंबर से फिर से कम बैक करेगा। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है हुनर हाट मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी पीपीई किट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो सही आंसर इसका क्या है? सेकंड। पहले पर स्थान पर कौन है? चाइना है। अभी आपने याद किया हो कि प्राइम मिनिस्टर जी ने भी जब अभी भाषण दिया तो उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर भाषण दिया था, उन्होंने बताया कि हम पहले पीपीई किट का निर्माण नहीं करते थे उतने लेवल पर, लेकिन जब से कोविड-19 का संकट आया है, हमने अपनी क्षमता का विकास किया, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड किया है और अब हम दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा पीपीई किट बनाने वाले देश बन चुके हैं। चाइना अभी भी नंबर 1 पर पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट बनाता है। ये कैसा दिखता है आगे देखेंगे। हाल ही में महान खिलाड़ी बलबीर सिंह जी का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या हॉकी?
तो वो हॉकी से संबंधित थे। ये रहे बलबीर सिंह जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये 3 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हॉकी में। कब? 1948 लंदन ओलंपिक में, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956। तो 3 बार जो हॉकी में, देखिए ये जब हॉकी ये गोल्ड मेडल जीते जा रहे थे ओलंपिक में, उस समय हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। मेजर ध्यानचंद जी के कार्यकाल से ये शुरू हुआ था, बलबीर सिंह जी के टाइम तक ये चला। लगातार हमने 8 गोल्ड मेडल हॉकी में ओलंपिक में जीते थे। तो ये 3 ओलंपिक में सदस्य रहे थे जिसमें भारत ने गोल्ड जीता था। तो अभी इनका हाल ही में डेथ हुआ है। ये लेजेंड थे हॉकी में। और चाइना के बाद इंडिया ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट का सबसे ज़्यादा निर्माण करना शुरू कर दिया। ये पीपीई किट होता है जिसे डॉक्टर पहनते हैं, जिससे वो किसी भी तरह से कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में किसी भी तरह से ना आए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भुखमरी दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? 27 मई, 28 मई, 29 मई या 30 मई? तो कब मनाया जाता है? 28 मई को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाया जा सके और उस दिशा में जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं वो काम कर सकें कि कैसे विश्व की भुखमरी यानी हंगर को कम किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता है, इंटरनेशनल एवरेज डे कब मनाया जाता है? 27 मई, 28 मई, 29 मई या 30 मई? तो कब मनाया जाता है? ये 29 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ था कि 29 मई 1971 को पहली बार तेनजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से हैं, और तेनजिंग नॉर्गे ये नेपाल के हैं, ये दोनों ने मिलकर नेपाल में स्थित एवरेस्ट चोटी की चढ़ाई की थी। उसको पहली बार इन्होंने क्लाइम किया था, उसको पहली बार इन्होंने स्केल किया था। तो एग्ज़ाम में तब से ये 29 मई को क्या किया जाने लगा, इंटरनेशनल एवरेज डे मनाया जाने लगा। क्लियर है? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है इंटरनेशनल एवरेज डे कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने एवरेस्ट को स्केल किया था? तो एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के हैं, और साथ ही तेनजिंग नोर्गे ये नेपाल के हैं। तो आज ये 20 क्वेश्चन जो थे ये इंपॉर्टेंट इस वीक में देखिए ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे नहीं। बाकी सब जो न्यूज़ थी वो फर्जी की न्यूज़ थी। फर्जी का मतलब इन द सेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कोई औचित्य, उनके कोई रेलेवेंसी नहीं है, इसलिए उनको मैंने काउंट नहीं किया है। देखिए क्वालिटी स्टडी करनी है हमें ये ज़बरदस्ती के क्वेश्चन नहीं बढ़ाने हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को कवर करना है। क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। एनर्जी बाकी जगह पे मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में या अदर जो जीएस सब्जेक्ट हैं उन पर भी लगाना है। केवल दिन भर करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ते रहना है। समझ में उतना ही पढ़ना जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये जो हमने अभी आपको जो भी हमने समझाया, इसका जो पीडीएफ है ये जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, जहाँ पर सभी प्रकार के मेरे वीडियोज़ और उसके जो है पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ के अलावा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो भी उस चैनल पे आपको मिल जाया करेंगे। तो आप उसे प्लीज़ जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।